आए दिन जीएसटी पेयर्स को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जीएसटी नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और इन नोटिसेस का मेजर इशू होता है आईटीसी की मिसमैच। या तो आपके जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B की आईटीसी की मिसमैच है या आपने कोई इनएलिजिबल या एक्सेस में आईटीसी क्लेम किया है। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये एफर्ट किया है कि इस आईटीसी डिस्क्रिमिनेसीज को रिड्यूस किया जाए और आईटीसी रिकंसिलेशन को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बिल टू बिल मैचिंग या इनवॉइस मैचिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, लॉन्च किया गया है और इस पे एक्शंस टैक्स पेयर 14 अक्टूबर 2024 से ले सकते हैं। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या है। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले ये जानते हैं कि आप इस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे एक्सेस करेंगे। आप अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करें। वहां पर सर्विसेज के टैब में, रिटर्न्स के टैब में जाके आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पे एक्शंस लेने हैं। जब भी आपका सप्लायर जीएसटीआर 1, 1A या आईएफएफ के थ्रू इनवॉइसेस रेज करेगा तो वह सभी इनवॉइसेस एज अ रेसिपेंट आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट किए जाएंगे और जब ये इनवॉइसेस आपके आईएमएस के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होंगे तब आप उस पर 3 एक्शंस ले सकते हैं। फर्स्टली, यदि आपको लगता है कि वो इनवॉइस आपका है तो आप उसे एक्सेप्ट करें और जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट करते हैं वो आपके जीएसटीआर 2B में फ्लो करेगा और फिर आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है रिजेक्ट का। यदि आपको लगता है कि किसी और वेंडर का इनवॉइस आपके आईएमएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है या आपकी सप्लाई के तरफ से कोई क्लरिकल एरर हो गया है, उसने कोई गलत जीएसटीआर नंबर मेंशन कर दिया है जिससे किसी और वेंडर का इनवॉइस आपके आईएमएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। एक बार आपने किसी भी इनवॉइस को रिजेक्ट कर दिया तब वह आपके 3B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं किया जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, किसी भी इनवॉइस को पेंडिंग छोड़ सकते हैं। आप पेंडिंग अपना इनवॉइस कब छोड़ेंगे? मान लो आपके आईएमएस में कोई इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो रहा है और आपको लगता है कि आप इसका आईटीसी इस टैक्स पीरियड में क्लेम नहीं कर सकते, आपको उसका आईटीसी नेक्स्ट टैक्स पीरियड में ही अवेल होगा, तब आप उसे पेंडिंग छोड़ सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपके सप्लायर ने आपका इनवॉइस रेज किया 27 सितंबर को, पर आपके वो गुड्स रिसीव हुए 2 अक्टूबर को। अब आपको गुड्स रिसीव हुए हैं 2 अक्टूबर को, तो आप इसका आईटीसी अक्टूबर मंथ में ही क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए आप इस इनवॉइस को फॉर टाइम बीइंग पेंडिंग छोड़ सकते हैं। लेकिन इस पेंडिंग इनवॉइस को आपको जब तक ये पेंडिंग रहेगा आपके आईएमएस में ये रिफ्लेक्ट होता रहेगा। आप अगर नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में अपनी आईटीसी अवेल करना चाहते हैं तब आपको उस पे एक्शन लेना होगा, या तो आप उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको इस पेंडिंग इनवॉइस को
विद इन द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) के टाइम लिमिट के अंदर ही आपको इस पर एक्शन लेना होगा। यदि एक बार टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) एक्सपायर हो गया, तब यह इनवॉइस आपके IMS पर आपको फिर से दिखाई नहीं देगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो 4 कंडीशंस जहां आपके पास पेंडिंग का ऑप्शन नहीं है। आप उस इनवॉइस को या तो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, आप उसे पेंडिंग नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट इज द ओरिजिनल क्रेडिट नोट issued by a supplier. Second is the upward amendment made in the credit note. Third is the downward amendment made in the credit note. और fourth is the downward amendment made in the tax invoice or the debit note. अगर आप इनमें से कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, न तो आपने इनवॉइस को एक्सेप्ट किया, न रिजेक्ट किया, न पेंडिंग किया, यानी कि आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, इस केस में इसे डीम एक्सेप्टेड माना जाएगा। वह सभी इनवॉइसेस आपके 2B में रिफ्लेक्ट होकर आपके 3B में एज यूजुअल ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएंगे। और जो भी आप यूजुअल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो भी आपकी ITC है, आप उसे 3B में क्लेम करें। जो ITC आपको रिवर्स करनी है उसे रिवर्स करें। यहाँ पर फिर आपको वही यूजुअल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो ट्रांजैक्शंस जो आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। द फर्स्ट इज द RCM ट्रांजैक्शन। द सेकेंड इज द टाइम बार्ड ITC। कोई भी ITC जिसका टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4) एक्सपायर हो चुका है, वो आपके IMS में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। Third is the ineligible ITC due to the place of supply issue. Fourth, वो डॉक्यूमेंट्स जो एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन ने अपनी GSTR 5 फाइल करते वक्त रेज किए हैं। नेक्स्ट इज द वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी GSTR 6 की रिटर्न फाइल करते वक्त रेज किए हैं। The next is the ICE gate documents। अगर आपने कोई भी इंपोर्ट किया है और बिल ऑफ एंट्री फाइल की है, वो भी डॉक्यूमेंट्स आपके IMS में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिवर्सिबल ऑफ ITC अंडर सेक्शन 37A। यदि आपके सप्लायर ने टाइमली अपनी 3B को फाइल करके टैक्स की पेमेंट नहीं की, तो आपको वो ITC रिवर्स करना होगा। और वो ITC आप तभी रिक्लेम कर सकते हैं जब आपका सप्लायर 3B फाइल करके अपनी टैक्स की पेमेंट करेगा। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपके IMS डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या हम इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल टाइम्स एक्शन ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बार बार एक ही इनवॉइस को पहले उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसे रिजेक्ट करते हैं या पेंडिंग छोड़ते हैं। क्या इस तरह के एक्शंस हम मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं? द आंसर इज यस। जब तक आप अपनी 3B फाइल नहीं करते, तब तक आप किसी भी इनवॉइस पर मल्टीपल एक्शंस ले सकते हैं। जो भी आपका लास्ट एक्शन होगा बिफोर फाइलिंग योर 3B, उसे ही माना जाएगा और वो ही आपके 3B में ऑटो पॉपुलेटेड किया जाएगा। एक बार आपने अपनी 3B फाइल कर दी, तब आप उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। जय हिंद।